गुड इवनिंग। टैक्सेशन का रिवीजन क्लास, आज क्लास 3। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए थे कस्टम, फिर असेसमेंट ऑफ फार्म और एडवांस टैक्स हो गया था। तो आज हम लोग इंटरेस्ट सेक्शन 234A, 234B, 234C वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखेंगे और जीएसटी भी स्टार्ट कर देंगे। तो आज मोटा मोटी ये दो चैप्टर का जितना कवरेज हो जाएगा, तो ये होने से मोटा मोटी प्रैक्टिकल का सारा हो जाता है। फिर भी इंडिविजुअल का जो असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड टैक्स लायबिलिटी वो बाकी रहेगा। वो ऑप्शन है फार्म के साथ। तो ये दो करने से कंप्लीट हो जाएगा, फिर फार्म के साथ ऑप्शन में वो कर लेंगे। ठीक है, यस। तो आज स्टार्ट करते इंटरेस्ट सेक्शन 234A, 234B एंड 234C। टैक्सेशन, और आज का चैप्टर है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B एंड 234C। ये सब क्या होता है पता है, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। और अगर किसी को नहीं पता तो फिर वो इसका जो क्लासेस था, जो क्लासेस अपलोड किए थे पहले, अपना वीडियो वो देख लेना। तो क्वेश्चन 1, दिस द क्वेश्चंस ऑफ 2020 ऑनर्स। इस सब में ना कुछ प्रिंटिंग एरर्स नहीं है। एक्चुअली वो डेट को अपडेट नहीं किए, असेसमेंट ईयर्स तो सब डेट को पहले का जो है उस वही डेट रह गया, एकदम भूल गए थे। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डेट हम चेंज करके दे देंगे। क्वेश्चन 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। 234A क्या चीज़ के लिए होता है? इंटरेस्ट फॉर डिले फाइलिंग, फाइलिंग में डिले। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग से अगर डिले करोगे तो आपको 234A पे करना पड़ेगा। ठीक है, कितना दिन का पे करना पड़ेगा? मंथली 1% फ्लैट रेट। जितना दिन डिले करोगे उतना मंथ्स के लिए, और फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स होने से भी 1 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करोगे। और बीच में सेल्फ असेसमेंट होता है तो उसमें थोड़ा देखना होता है कितना दिन कितना ड्यू था उसके हिसाब से। यस, अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं? और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न एक बार लिख लेते हैं हम। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, मतलब इस दिन में फाइलिंग करना था, इससे पहले या इस दिन तक 31 जुलाई 2024 करोगे। और 22 दिया था, उसको 24 कर लेना। नेक्स्ट, एक्चुअल फाइलिंग रिटर्न किया। डेट ऑफ एक्चुअल रिटर्न, डेट ऑफ एक्चुअल रिटर्न 25 जनवरी 2025 कर लेना। ठीक है, क्योंकि हम लोग का प्रीवियस ईयर तो 23-24, तो 24-25 असेसमेंट ईयर के अंदर ही फाइलिंग होगा। और टैक्स असेस्ड, मतलब इतना टैक्स असेस किए थे ऑन इनकम। टैक्स ऑन असेस्ड इनकम कितना? 80,000, मतलब टैक्स असेस्ड भी बोल सकते हो। और इसमें एडवांस टैक्स पे किए थे। एडवांस टैक्स तो ऑब्वियसली एडवांस टैक्स टोटल 30,000 पे किए थे विद इन 4 ड्यू डेज, चार ड्यू डेट के अंदर इतना पे किए थे। और कुछ सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किए। और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड कितना पे किए? सेल्फ असेसमेंट टैक्स 10,000, राइट। और एक पेमेंट डेट क्या था आपका? 21 जनवरी 2025 कर लोगे। यस, तो पहले एक बार देख लेते कितना डिले हो रहे और कितना अमाउंट मतलब अनपेड रह गया था टैक्स, वो देखेंगे। 234A क्या चीज़ के लगता है? डिले फाइलिंग के लिए। तो ड्यू डेट क्या था? 31 जुलाई 2024। बट एक्चुअली फाइलिंग, एक्चुअल रिटर्न यदि आपका 25 जनवरी 2025, बहुत ज़्यादा डिले कर दिए। और बीच में सेल्फ असेसमेंट था। सेल्फ असेसमेंट कब था? 21, अच्छा, एक्चुअल रिटर्न से 4 दिन पहले 1 जनवरी 25, इसमें 10,000 पे किए थे
टैक्स पे किए थे। ओके, तो हम लोग को इंटरेस्ट कितना दिन का पे करना होता है ना, टोटल ड्यू डेट से लेके रिटर्न डेट एक्चुअल, इसमें कितना डिले हो रहा है देख लो। तो टोटल कितना मंथ्स हो रहा है देख लेते हैं। जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 25 है, तो फिर भी 25 है तो अभी 1 मंथ माना जाएगा। तो क्या हो रहा है आपका 7 मंथ्स, जन सॉरी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सॉरी जनवरी, 6 मंथ्स हो रहे हैं। टोटल कितना हो गया 6 मंथ्स। और अगर इतना दिन, अच्छा अब देखते हैं जुलाई में कितना ड्यू था। अनपेड टैक्स, अनपेड टैक्स ऑन 31 जुलाई 2024, टोटल टैक्स कितना था बोलो तो 80,000, और इसमें से एडवांस टैक्स पे हुआ था कितना 30, तो 50,000 अनपेड था, राइट। ओके, फिर इसमें 10,000 और पे हो गया, तो इसके बाद अनपेड हो गया कितना 50,000, इतना दिन अनपेड था कितना है 50,000। इसके बाद 10,000 पे हो गया, तो रिमेनिंग इतना दिन 4 दिन, इतना कितना था 40,000, ठीक है ना। यहाँ 50 था और बाकी 10, तो एक्चुअल असेसमेंट रिटर्न डेट उसमें बाकी पे किए होंगे, राइट। यस सर। अब देखते हैं इंटरेस्ट कितना चार्ज करोगे। तो पहले 50,000 कितना दिन ड्यू था, टोटल 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करोगे। 50,000 ड्यू हो गया आपका, और 6 मंथ से तो आ गया है ना, क्योंकि जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 21 तो भी 1 महीना, मतलब 6 मंथ्स। तो ये पूरा 6 मंथ्स था, और इधर 4 दिन के लिए कोई इंटरेस्ट और नहीं लगेगा, तो टोटल 6 मंथ्स कवर हो गया ना। अगर ये 5 मंथ्स होता और टोटल 6 मंथ्स, तो इधर 1 महीना का चार्ज करते, बट इधर कितना 6 मंथ्स हो गया, तो इसमें सिर्फ कितना, और कुछ चार्ज नहीं होगा क्योंकि टोटल ओवर 6 मंथ्स था। तो यस, तो 50 पे ही करोगे, आगे 10,000 पे होने के बाद जो 4 दिन का ड्यू, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि 4 दिन तो फ्रैक्शन होने से भी 1 महीना का करोगे, नहीं, ठीक है ना। टोटल कवर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब आ जाते इंटरेस्ट। नाउ देयरफॉर लिखो इन अनपेड टैक्स, ये लिख लोगे सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन वो हम जस्ट एक किए थे, टाइमलाइन ड्रॉ किए थे। अनपेड टैक्स ऑन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग 31 जुलाई, ओह क्या हो रहा है फिर, गया ये, प्रॉब्लम क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अपने आप हो जाता है। यस, अनपेड टैक्स ऑन जुलाई, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग 31 जुलाई 2024 इक्वल टू 80,000 माइनस एडवांस टैक्स 30,000 इक्वल टू कितना ₹50,000, एंड डिले पीरियड इक्वल टू 31 जुलाई 2024 टू 25 जनवरी 2025 इक्वल टू कितना हो रहा है 6 मंथ्स, एंड सेल्फ असेसमेंट इस तरह लिख लोगे। फिर कैलकुलेशन टैक्स पेड
on 21 January 2005 rupees 10,000. Therefore, unpaid tax from 21st January 25 to 25th January 25 इक्वल टू कितना, 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 इक्वल टू 40,000. Now therefore, now interest under section 234A for delay filing इक्वल टू क्या होगा, देखो फ्रॉम 31st जुलाई 2024 टू सेल्फ असेसमेंट डेट क्या था 21st जनवरी 2025 इक्वल टू कितना हो रहा था 6 मंथ्स. तो इसमें कितना ड्यू था 50,000, 50,000 इंटू 1% फ्लैट मंथली इंटू 6 मंथ्स तो 3,000 और टोटल कितना था 6 मंथ्स, यहाँ 6 मंथ्स हो गया. सो नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड फॉर रुपीज 40,000 unpaid tax after self assessment. ठीक है, therefore total interest under section 234A is rupees 3,000. ओके, ये हो गया आंसर. तो आपको डिटेल से लिखना है. एक टाइम लाइन ये हम तो करके दिए समझाने के लिए, कितना दिन कितना ड्यू था. टोटल इंटरेस्ट 6 मंथ्स का हो रहा है तो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं, बीच में पे होता. अगर इसमें 21 जनवरी नहीं 21 दिसंबर होता तो दिसंबर तक कितना मंथ्स देख लेते, फिर आगे इधर देख लेते. तो इसमें टोटल काउंट कैसे करते, अगर ऐसे मान लो 21 दिसंबर होता तो इसमें जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 21 तो 5 मंथ्स इधर हो जाता. अब 21 दिसंबर से ये आपका 25 जनवरी, इसमें 1 मंथ से भी थोड़ा फ्रैक्शन ज़्यादा हो गया, 4 डेज एक्स्ट्रा, 1 मंथ 4 डेज. फिर भी उसमें 1 मंथ से करते क्योंकि टोटल 6 मंथ्स था, 5 मंथ्स इधर हो गया तो इसमें और 1 मंथ्स करते, मतलब 40,000 पे 1 मंथ्स का करते. बट यहाँ ऐसा हो गया टोटल 6 मंथ्स इसमें कवर हो गया, ये टोटल 6 मंथ्स इसमें कवर हो गया. तो आगे और जो बैलेंस ड्यू 40 हो गया उस पर 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए कोई इंटरेस्ट और चार्ज नहीं करोगे क्योंकि टोटल 6 मंथ्स कवर्ड, राइट. तो 234A इस तरह क्वेश्चन आपको दे सकता है. तो यस, क्वेश्चन 1 2020 ऑनर्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है और ये जनरल का है. क्वेश्चन 2 2020 जनरल. इसमें भी वो डेट एक बार चेंज कर लो, डेट सारा चेंज कर लेना. क्या दिया इसमें 234, ये भी क्वेश्चन 234A का 20 जनरल और ऑनर्स. पहले ऑनर्स था जनरल. ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग 31 जुलाई रहेगा आपका. लिख लेते हैं ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग 31 जुलाई 2024 कर लेना. और एक्चुअल रिटर्न, सॉरी साइड में लिख लेते, एक्चुअल फाइलिंग डेट कब फाइल किए ना 15 सितंबर 15/9/2024 कर लेना. और टैक्स असेस्ड तो यहाँ लिख लेते, तो बोलो तो ड्यू डेट 31 जुलाई लेकिन सितंबर, तो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड अंडर सेक्शन 234A फॉर डिले फाइलिंग
फॉर इक्वल टू, काउंट करो जुलाई के बाद अगस्त सितंबर 15 है, तो 15 डेज मतलब हाफ मंथ्स नहीं 2 मंथ्स ही हो जाएगा, इक्वल टू कितना 2 मंथ्स। टोटल इंटरेस्ट कितना दिन का चार्ज करोगे 2 मंथ्स। अब देखते हैं टैक्स एसेस कितना, टैक्स एसेस्ड कितना ना 85,000, लेस कर देते इसमें से टीडीएस, टीडीएस दिए 37,000। अच्छा एडवांस टैक्स कुछ नहीं दिया तो रहने दो, टीडीएस माइनस कर दो, तो कितना अनपेड टैक्स देख लो, अनपेड टैक्स तो 80 से 85 से 37 लेस कर दो, कितना 85 से 37 लेस कर दो तो कितना हो रहा है आपका 48,000 815, यस 48,000। कितना दिन का 2 मंथ्स का है ना, बीच में सेल्फ असेसमेंट इसमें दिया नहीं, बस लास्ट और इस क्वेश्चन में इतना डिफरेंस है, लास्ट में सेल्फ असेसमेंट डेट दे दिया, इसमें नहीं है। देयरफॉर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A इक्वल टू 48,000 इंटू 1% इंटू कितना 2 मंथ्स, तो 480 का डबल, 1% 480 होता है, डबल 960 रुपीज, 960 आंसर, ठीक है। तो इसमें 960 हो जाएगा, और इसमें कितना था 3,000। ओके यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, बस इसमें 5 क्वेश्चन है, 3 4 5, क्वेश्चन 2 हो गया, 3 4 5 3 करेंगे तो इसके बाद इंटरेस्ट हो जाएगा, और इंटरेस्ट के बाद हम लोग फिर एक चैप्टर करेंगे दैट इज जीएसटी, जीएसटी का स्टार्ट कर देंगे, जितना होगा अगर होगा तो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। ओके तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3, थर्ड ये क्वेश्चन है आपका 2000, ये क्या बात है, कोई ईयर्स इसमें मेंशन नहीं किए, होगा किसी ईयर में तो आया होगा, 21 का ही होगा, हो सकता है जनरल, ठीक है ना, बट इस यहाँ मेंशन नहीं किए, फिर भी क्वेश्चन एक बार लिखते थे। गोस्वामी सबमिट द रिटर्न, कब रिटर्न फाइल किए, उन्होंने रिटर्न फाइल किए जुलाई 25, अच्छा ड्यू डेट से पहले फाइल कर दिए, जुलाई 25 2024, और असेसमेंट ईयर 24-25, डेट चेंज करोगे, सारा डेट ये हो गया था, इसलिए हम एक बार लिख के दे रहे हैं। सबमिट ऑफ रिटर्न मतलब फाइलिंग ऑफ रिटर्न, फाइलिंग ऑफ रिटर्न कब फाइल किए, 25 ऑफ जुलाई मतलब 7 2024। असेसमेंट ईयर क्वेश्चन में ये आप लोग को लिखने का जरूर नहीं, असेसमेंट ईयर आप लोग का क्या होगा बोलो, 2024-25, इस पर पुराना जब जिस ईयर में आया था ना वो भूल से वही रह गया। अच्छा 21 ऑनर्स का ही तो क्वेश्चन, अरे 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 ये तो ऑनर्स का ही क्वेश्चन है, 2021 ऑनर्स, यस असेसमेंट ईयर 24-25, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर का टैक्स हम लोग देंगे। आगे बोल रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट इफ एनी पेबल बाय द एसएससी, तो इसमें हो सकता है 234A B C तीनों लगेगा, ठीक है ना। तो आगे पढ़ते क्या दिया है, ओ सॉरी यस यस, आगे बोल रहे हैं टैक्स 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 असेस्ड, ठीक है, टैक्स असेस पर्टिकुलर फर्निश फॉर द प्रीवियस ईयर, असेसमेंट इज प्रीवियस ईयर दिया 23-24 और लिख करना टैक्स असेस्ड, तो ए फाइन कर लेते, कौन सा सेक्शन अभी पता नहीं है, ए लगेगा बी या सी, डिले होगा तो भी ए लगेगा, डिले नहीं है तो एरियर एडवांस टैक्स के लिए बी लगेगा, और फिर डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ड्यू डेट 4 इंस्टॉलमेंट डेट उसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए सी लगेगा। तो यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन से पता करना होगा। ओके टैक्स असेस्ड देख लेते, टैक्स असेस्ड कितना दिया है 103,950, कितना टैक्स असेस की 103,950, इससे लेस टीडीएस लेस कर दो, लेस टीडीएस, टीडीएस दिया था 36,450,
तो इसमें माइनस कर दो, इसको माइनस करने से होता है कितना 67 7 6 13 500 एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, ये होता है एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, अब इस एडवांस टैक्स को 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना था। अब उन्होंने एडवांस टैक्स पे किए, कैसे पे किए, 15 जून डेट करोगे 23 एडवांस टैक्स पेड, अब लिख देते, एक बार लिख देते एडवांस टैक्स पेड, डेट इसमें ठीक करना। फर्स्ट जो पेमेंट है 15 जून 2023, ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर 23 24 है ना, नील, इसमें कुछ पे नहीं किए। फिर 15 सितंबर 23 को पे किए, कितना 18,500। फिर 15 दिसंबर 23 को पे किए, कितना 16,125। और 15 मार्च 2024 को पे किए, कितना पे किए 4 को ना, इसमें पे किए 25,250। तो 4 इंस्टॉलमेंट में, लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उन्होंने पे नहीं किए थे, सेकंड पे किए, थर्ड पे किए और फोर्थ पे किए। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट इफ एनी पेबल बाय द एसएससी। ना क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, तो देखते हैं 67,500 ये चारों इंस्टॉलमेंट में कब कितना पे किए, एक बार जोड़ के देख लेंगे। ठीक है, टोटल ऐड करके देखो कितना पे हो रहा है। 1 मिनट, हम कैलकुलेटर छोड़ के आए हैं, कैलकुलेटर लेके आते हैं। यस, पहले तो 0 पे किए, नेक्स्ट पे किए 18,500 प्लस कितना पे किए 16,125। फिर कितना पे किए ना 25,250, तो टोटल 59,875 पे किए। मतलब ये जो टोटल टैक्स अभी भी एडवांस टैक्स लायबिलिटी रह गया, एडवांस टैक्स में पूरा पे नहीं किए, कुछ तो कम पे किए ना, तो कम पे किए मतलब एरिया रह गया एडवांस टैक्स, डिफरमेंट भी हो रहे हैं, मतलब 234C तो होगा, 234B भी आना चाहिए। और फाइलिंग डिले, फाइलिंग का कुछ तो दिया नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ फाइलिंग ऑफ रिटर्न दे दिए। ठीक है, 27 को रिटर्न दे दिए, ड्यू डेट भी नहीं दिया, असेसमेंट ऑर्डर डेट भी नहीं दिया, है ना। तो हम लोग इसमें 234 से बी अप्लाई कर सकते, 234B अप्लाई कर सकते, सॉरी 234C कर सकते। तो सी तो 234A तो आएगा ना, डिले फाइलिंग तो है नहीं, है ना। और असेसमेंट ऑर्डर मतलब असेसमेंट ऑर्डर और डेट भी नहीं दिया। ठीक है, तो वो भी नहीं दिया, तो हम लोग को 234B भी नहीं कर सकते। ठीक है, और लेकिन 234C आएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, कौन सा सेक्शन का करेंगे 234C कैलकुलेशन आप करते हैं। 234C क्या, डिफरमेंट, तो एक एक इंस्टॉलमेंट में कितना अनपेड रह गया, तो कैलकुलेशन करते हैं। सॉल्यूशन, ये क्वेश्चंस लिखे थे ना, बस ये तो दिखाओगे सॉल्यूशन में, ये पूरा ये लिखना। नाउ एरियर एडवांस टैक्स ऑन ड्यू डेट्स, ड्यू डेट्स, एक एक ड्यू डेट ना, 15 जून ऑन ड्यू डेट्स। यहां देखेंगे कितना अनपेड रह गया, कितना पेड है, कितना टैक्स पेबल, कितना पे करना चाहिए, टैक्स पेड कितना देख लेंगे, और ये अनपेड मतलब एरियर कितना, एक एक इंस्टॉलमेंट में देखना होगा। ठीक है, यस सर। नो कैलकुलेशन, इनका फर्स्ट पेमेंट डेट बोलो, कौन सा डेट था 15 जून, तो 1 ऑन 15 जून 2023 बोलो टोटल कितना था एडवांस टैक्स लायबिलिटी 67,500। तो 67,500 पे 67,500 इंटू करो कितना परसेंट, 15%। इट्स यहाँ दिखा देते हैं 67,500 इंटू क्या 15%, इट कम्स टू 10,125 10,125। बट
15 जून इन्होंने एक क्वेश्चन लिखे ना, 15 जून इन्होंने कुछ पे ही नहीं किए थे, तो टैक्स पेड नील, तो पूरा एरियर हो गया 10,125। तो एरियर कितना दिन रहा बोलो, 3 मंथ्स। नेक्स्ट 3 मंथ्स आफ्टर तो फिर नेक्स्ट ड्यू डेट आ गया, इतना पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट करोगे, ठीक है ना। रेट एंड इंटरेस्ट डायरेक्ट कर लेते, एंड इंटरेस्ट यहाँ लिख लो इंटरेस्ट। तो बोलो ये जो 10,125 इस पे 1% इंटू 3 ये करोगे ना, तो इंटरेस्ट इधर का आ जाएगा। एक बार एक कर लेते, 10,125 इंटू 3% ही कर लो ना, 303 पॉइंट कितना हो गया, 303.75, तो लिख लेते 304। तो इसमें इंटरेस्ट कितना गया, 304, राइट। हाँ, यहाँ एक रूल है, एटलीस्ट 12% भी पे हो जाता तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। ओनली फर्स्ट और सेकंड ड्यू डेट में कैलकुलेशन होता है ना, 12% उसमें कितना 36%, अगर उतना पे हो गया तो फिर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ तो कुछ पे ही नहीं था, तो इसीलिए वो देखे नहीं। सेकंड डेट, सेकंड ड्यू डेट ऑन 15 सितंबर 2023, तो कितना 67,500 पे 45% पे करना था, तो 67,500 इंटू 45%, ये होता है 30375। कितना गया, 30375। ओके, यस। अब देखो तो कितना पे किए थे, कितना पे किए थे। अब सेकेंड ड्यू डेट 18,500 पे किए थे, इसमें पेमेंट हुआ था कितना 18,500। तो अनपेड कितना है टोटल 30375, इससे माइनस कर देते 18,500, तो अनपेड हो गया था 11,875। कितना अनपेड, 11,875। अच्छा, एक बार इसमें 36% करो तो मतलब ये जो टोटल था 67,500 इंटू 36%, ये होता है 24,000 ना, उतना पेमेंट ही नहीं हुआ। 24,300 पे हो जाता तो इंटरेस्ट यहाँ भी चार्ज नहीं करते। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 12% पे हो जाता तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। सेकेंड में 36% पे हो जाता तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। बट थर्ड फोर्थ में कुछ देखना नहीं है, एरियर है तो पे इंटरेस्ट चार्ज करोगे, तो यहाँ चार्ज कर दो। कितना, इतना ड्यू था ना 11,875 इंटू 1%, ये कितना दिन, इंटू 3 मंथ्स, ठीक है। तो 11,875 इंटू 3%, 1% 3 मंथ तो 3%, 356.25, तो 356 इसमें हो गया आपका 356। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट थर्ड, एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन लिख देना 234C। इसमें क्या लगेगा 234C फॉर डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ठीक है। एडवांस टैक्स में जो डिफरमेंट है उसके लिए लगेगा, राइट। नेक्स्ट थर्ड ड्यू डेट 15th December। ऑन 15th December 2023 67,500, इस पे 75% पे करना है। कितना है 67,500 इंटू 75% होता है 50,625। अब देखते हैं पेमेंट कितना है। दिसंबर में पेमेंट कितना किए या ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। क्या ध्यान देना है, देखो समझो। दिसंबर में कितना पे किए 16,125, ये तो क्यूमुलेटिव है ना, तो इससे पहले भी तो पे हुआ था, तो ये जोड़ के दिखा दो 18,500 प्लस 16,125, कितना 18,500 पहले पे हुआ था प्लस दिसंबर में पे हुआ प्लस 16,125, मतलब टोटल पेमेंट हो गया आपका 34,000, इसमें पेमेंट हो गया 34,625, ठीक है ना। अच्छा, इसको एक मिनट इसको हम एक बार ऐसे करते, नीचे दिखा देते या ऊपर दिखा देते। 18,500 प्लस कितना पेमेंट था ना 16,125, और दोनों ऐड करके कितना है ना 34,625, तो टोटल 50,625 पे करना था, लेकिन उनका पेमेंट हो गया 34,625, तो माइनस कर दो फिर
माइनस कर देते 50,625, तो ये बैलेंस हो गया 16,000। तो इसमें अनपेड हो गया कितना 16,000, इससे माइनस करोगे, ठीक है ना। अब ये अनपेड पे इसमें परसेंटेज कुछ नहीं देखना, अनपेड है कुछ भी अनपेड रहेगा, उसमें आप इंटरेस्ट करोगे नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट तक। तो 16,000 इंटू 1% इंटू 3, 480। फाइनली लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट है आपका 4th ऑन 15th ऑफ March 2024। अब इसमें तो 100% पे करना, 67,500 इंटू 100%, तो पे कर देना चाहिए 67,500 टोटल एडवांस टैक्स। बट इन्होंने पे किए कितना, यहाँ तक 34 पे किए थे, तो अब फिर कर लेते 34,625 पे किए थे, प्लस यहाँ आके फिर 25 मार्च में कितना पे किया 25,250, तो 34,625 प्लस 34,625 प्लस कितना 25,250, टोटल इसमें पेमेंट हो गया 59,875। कितना पेमेंट हो गया, अच्छा ये जोड़ना था, यहाँ लिख लेते 59,875, ठीक है, ओके। और अच्छा सॉरी, इसमें कितना था 25,250, ये कैलकुलेशन टोटल कितना पेमेंट, ठीक है। इसको आप कलर कर देते चेंज, ये हो रहा है आपका कितना ना, कितना 59,875। अब इस 67,500 से लेस करो, 67,500 से लेस किए तो बैलेंस ड्यू रह गया 76 कितना रहे 7625, ये हो गया 7625। अब तो 7625 इंटू 1%, क्यों सर 15 मार्च के बाद 31 मार्च कितना 15 डेज नहीं होता है, फ्रैक्शन अब मंथ्स होने से भी 1 मंथ लेते हैं ना, तो इसमें 1 मंथ, ये सारा रूल हम लोग सीखे थे, कर ले। तो 76.25, तो 76 जोड़ लो, अब ऐड करो, तो आ गया इंटरेस्ट सेक्शन 234C, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। थोड़ा बहुत हो सकता है फ्रैक्शन मल्टीपल सब 10 में नहीं होता है, टोटल ABC मिला के मल्टीपल सब 100 किया जाता है, तो इंडिविजुअली एक एक मल्टीपल्स नहीं करना, एज इट इज रख देना। तो कैलकुलेशन करो 304 प्लस कितना है 356 प्लस कितना है 480 प्लस 76 इक्वल टू 1216, ठीक है, कितना रहे 1216 सेक्शन 234C के हिसाब से लगेगा, ओके। यस, आंसर क्या दे रहे हैं देख लेते एक बार, आंसर दे रहा था 1213 और 3 रुपीज हो सकता है कहीं पे कुछ एक किया होगा, ओके, बस ये आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें सिर्फ सी लगेगा, बी क्यों नहीं लगेगा, एक्चुअली असेसमेंट डेट नहीं दिया है ना, और आपका डिले फाइलिंग भी कुछ नहीं बताया, तो इसीलिए इसमें वो दोनों कैलकुलेशन एज असेसमेंट डेट, ड्यू डेट बोला, अच्छा फाइलिंग डेट बोला, लेकिन असेसमेंट डेट होता है, असेसमेंट डेट इज नॉट गिवन, तो इग्नोर सेक्शन 234B फॉर एरियर एडवांस टैक्स, ठीक है। और ऑब्वियसली डिले फाइलिंग तो हुआ नहीं, फिर 234 ए भी नहीं लाएगा, ओनली इसमें 234C कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ए तो आएगा ही नहीं, इसमें बी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कुछ इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है इसीलिए, ओके। यस, ये था क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 3, और 2 क्वेश्चन है 4 और 5, ठीक है, 4 5 ये दोनों करते हैं, और मैथ में हम लोग जो सॉल्व किए थे अपना उसको देख लेना, उसको आप लोग देख लोगे ना। क्वेश्चन 4 एंड दिस इज द क्वेश्चन, अच्छा 4 का कौन सा ईयर नहीं दिया,
ये 22 जनरली होगा श्योर। आगे देखो 22 ऑनर्स या 5, तो ये श्योर होगा 2022 जनरल। क्या दे रहे हैं ड्यूरिंग द, इसमें भी डेट का इतना सारा क्यों प्रॉब्लम हुआ पता नहीं। ड्यूरिंग द फिनेंशियल ईयर 23-24, ये पूरा एक बार लिख देते। फिनेंशियल ईयर 2023-24, एज इतना दे तो देखना नहीं है। एडवांस टैक्स पेड, एज छोड़ दो तो 60 से बिलो है ना। एडवांस टैक्स पेड ₹50,000। फिनेंशियल मतलब प्रीवियस ईयर, उन्होंने एडवांस टैक्स पे कर दिया 50,000 ऑन सबमिटेड रिटर्न, रिटर्न फाइल ये सबमिटेड रिटर्न ऑन 15 जून 2024 करोगे। और कितना ऑन टोटल इनकम, अच्छा इनकम बोला तो टैक्स फाइन करना होगा, वैसे ही है 12,40,000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। और टैक्स ड्यूरिंग द ईयर टैक्स इतना हैज बीन डिडक्ट टीडीएस, और टीडीएस दे दिए ₹13,500। और ये बोल रहे हैं असेसमेंट हैज बीन कंप्लीटेड, असेसमेंट कंप्लीटेड, बस असेसमेंट दे रहे इसमें, तो 234B आएगा इसमें। असेसमेंट कंप्लीटेड ऑन अप्रैल 13 अप्रैल, अच्छा 13 अप्रैल मतलब 13 अप्रैल 2025। अरे कितना डिले कर दिए है ना। 25 कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो फाइंड करना है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। एडवांस टैक्स कुछ नहीं दिए, टीडीएस तो है, हाँ एडवांस टैक्स पहले दिए ना 50, हाँ। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B, इसमें से बी पूछा है, ओके। बी तो क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कितना एरियर है एडवांस टैक्स 1 अप्रैल को, मतलब 31 to 15 मार्च में पेमेंट होता है ना लास्ट 100%, तो कितना एडवांस टैक्स पे करके एरियर रह गया, वो एरियर एडवांस टैक्स पे इंटरेस्ट करोगे 234B। 1 अप्रैल करंट असेसमेंट ईयर डेट से असेसमेंट डेट, ये असेसमेंट डेट तक किया जाता है, ठीक है। तो लिखो एरियर एडवांस टैक्स इक्वल टू, और इसमें 90% आपका असेसमेंट में से पे हो गया, ठीक है ना। अगर 90% पे हो गया तो आपको क्या करना होगा, आपको ये 234B भी नहीं पे करना होगा, वो शो करना होगा 90% उनका टैक्स पेमेंट हुआ या नहीं। एडवांस टैक्स अगर 90% पे हो जाता है तो लिखो टैक्स असेस्ड, टैक्स असेसमेंट, ये कैलकुलेशन करेंगे। क्यों, इनकम दे दिया ना सिर्फ, ओके। इनका इनकम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम है क्या, नहीं है, मतलब कैपिटल गेन एटसेट्रा, इनकम रेट और टैक्स। इनका एज क्या 60 से बिलो, तो अप टू फर्स्ट 2,50,000 नील, इसमें टैक्स कैलकुलेशन आ रहा है बस यही है। फिर 234B लगा दोगे, अप टू 250 नील, नेक्स्ट 250 पे कितना परसेंट, 5%। above 252 5 लाख, मतलब अनदर 250, इसमें कितना 5%, तो ये हो गया 12,500। ये 1250 है तो 10 लाख से भी ज़्यादा हो गया ना। above 5 लाख to 10 lakh, another 5 lakh, 20%, 1 lakh, and above 10 lakh कितना भी हो, तो above 10 lakh कितना 2,40,000, और इसमें कितना 30%, 72,000। अब फाइनल कॉलम जोड़ लो, फाइनल कॉलम ऐड करो, तो इसमें 1,72,000, 1,84,500 कितना हो गया 1,84,500।
टोटल कितना आ गया 184,500, राइट। अब इसमें हेल्थ एजुकेशन से ऐड करोगे, सरचार्ज नहीं आएगा, रिबेट भी नहीं मिलेगा क्योंकि 5 लाख से बिलो तो नहीं है। ऐड हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, ऐड करोगे हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, हेल्थ एडुकेशन सेस 4% ऐड करोगे तो 184,500 इंटू 4%, ठीक है, 184,500 इंटू 4%, 7,380, कितना हो गया 7,380, तो प्लस इक्वल टू आ गया टैक्स लाइबिलिटी 191,880, लेस इससे कर देते टीडीएस, लेस कर देते टीडीएस। टीडीएस कितना है, टीडीएस बोल दिया था देखो 13,500, इससे लेस कर देते टीडीएस कितना 13,500, तो हो गया एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। तो 191,880 माइनस 13,500, इट कम्स टू 178,380, ये हो गया। अब उन्होंने एडवांस टैक्स पे किए, टोटल पेमेंट 50,000, मतलब अप टू लास्ट ड्यू डेट तक टोटल पे किए 50, तो एडवांस टैक्स पेड लेस, एडवांस टैक्स पेड कितना पे किए बोलो, ओनली 50,000, तो अनपेड एरियर एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स लाइबिलिटी इतना पे किए थे ना, तो एरियर एडवांस टैक्स कितना हो गया 50 लेस कर दो तो 128,380, ठीक है। तो 128,380 ये हो गया एरियर। अब देखते हैं 90% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, देखते कितना होता है। नाउ his advance tax payment, his advance tax payment इक्वल टू कितना 50,000 इज लेस देन, बोलो 178,380 एडवांस टैक्स, इसका 90% तो बहुत ज़्यादा होता है ना, लेस देन 90% ऑफ 178,380, एक बार करके दिखा दो, इंटू 90% होता है कितना, दैट इज 160,542, उन्होंने सिर्फ 50 पे किए, लेस पे किए ना, सो इंटरेस्ट सेक्शन 234B इज चार्ज्ड, ठीक है। और अगर उनका एडवांस टैक्स 90% और अबव पे हो जाता तो 234B चार्ज नहीं करते। सो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B इज चार्ज्ड फ्रॉम 1 अप्रैल से, ये एरियर एडवांस टैक्स है ना, एरियर एडवांस टैक्स पे 234B लगता है। 1/4/2024, अरे 24 प्रीवियस करंट असेसमेंट ईयर जब से शुरू होता है उस दिन से 234B, इससे पहले 234C लग रहा था, वो एक इंस्टॉलमेंट डेट के हिसाब से। टू असेसमेंट डेट तक करोगे 234B। असेसमेंट डेट क्या दिया था, असेसमेंट 13/4/25 इक्वल टू कितना मंथ्स काउंट कर लेते, अप्रैल 24 से 13/25, तो 12 मंथ्स, और इसमें 13 डेज भी तो 1 मंथ हो जाएगा, इक्वल टू कितना 13 मंथ्स। तो इंटरेस्ट आप कैलकुलेशन करोगे कितना दिन का, 13 मंथ्स करोगे। असेसमेंट डेट तक, असेसमेंट ऑर्डर डेट या असेसमेंट डेट तक किया जाता है, ठीक है। देयरफॉर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B इक्वल टू कितना ड्यू रह गया था बोलो, एरियर था 128,380 इंटू रेट ऑफ टैक्स के 1% इंटरेस्ट देना होता है मंथली फ्लैट, और इसमें कितना इंटू 13, ठीक है ना, इंटू 13 कर लोगे तो 128,380
इंटू 13% ही कर दो ना, ये हो रहा है रुपीज 16,689, 16,689 अप्रॉक्स, ये लिख लेना। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट सेक्शन 234, 690 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ये आंसर है। तो 234B इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इसमें। 234A नहीं नहीं नहीं, 234A क्यों नहीं सर, 234A बोला ही नहीं, और इस क्वेश्चन में तो मेंशन कर दिया था क्वेश्चन में कि 234B फाइंड करो, ठीक है ना। इसमें 234A भी हो जाता, लेकिन 234A इसमें देखना नहीं है, 234B करोगे। यस, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया आपको करना है 234B के हिसाब से इंटरेस्ट। ये था क्वेश्चन 4। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट बेस पे लास्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5। एंड इट इज द क्वेश्चन ऑफ 2022 ऑनर्स, ठीक है। 22 ऑनर्स थोड़ा लेंदी है, थोड़ा लेंदी है। इसमें भी इनके लिए क्या रूल्स है देखते हैं। क्या दिया क्वेश्चन, पहले पढ़ो। द टैक्स पेबल बाय तुहिन, ये इतना लेंदी कर दिए ना, इतना लेंदी कर दिए। टैक्स पेबल बाय तुहिन 234A भी करना है, बी भी करना है, इसीलिए ना बोलो ना लेंदी इतना कर दिए। असेसमेंट ईयर 24-25, इसमें ठीक है डेट, और इज कंप्यूटेड इज टैक्स असेसमेंट टैक्स असेस्ड 1,08,600। Compute interest payable section 234A, 234B, and if any by Tuhin for the previous year 23-24, tax paid पहले 31 जनवरी को पे किए थे 24 42,000, मतलब एडवांस टैक्स ही बोल सकते हो। मार्च 24 तक पे करना था ना, 15 मार्च, और तो एक ही बार पे किए, वो भी ड्यू डेट नहीं, उससे पहले कभी भी पे कर सकता है। फिर टैक्स पेड ऑन 31 जुलाई, तो फिर इसमें एरिया टैक्स कुछ पे किए, इसको आप बोल सकते हो सेल्फ असेसमेंट। और टीडीएस भी काट लिए थे, कितना 50,000, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 31 जुलाई 24, और एक्चुअल फाइलिंग रिटर्न 4/11/24, तो एक्चुअल फाइलिंग भी तो डिले किए। 234A लगेगा, यस, और 234B भी आएगा, राइट। ये इसमें सी भी आ सकता था, लेकिन एक एक इंस्टॉल, हाँ सी भी फाइन कर सकते, क्योंकि एडवांस टैक्स एक ही बार पे किए थे, ठीक है ना। इसमें ABC तीनों कैलकुलेशन हो सकता है, बट इस क्वेश्चन में पूछा गया क्या, आपको 234A एंड B चाहिए। बी तो करंट असेसमेंट ईयर का ओपनिंग डेट से लेके असेसमेंट डेट तक वो आपका 234B लग जाएगा, और जितना ड्यू डेट से जितना डिले फाइल किए उसके लिए 234A लगेगा। तो पहले देखते हैं ए कितना लगेगा, पहले ड्यू कितना रहेगा देख लो। टैक्स असिस्ट, ठीक है, टैक्स असिस्ट कितना टैक्स असिस्ट की। क्वेश्चन नंबर ए, इसमें क्या क्या पूछा है बोलो। 234A एंड 234B है ना। सी पूछा क्या, नो सी तो नहीं पूछा है। तो टैक्स असिस्ट कितना टैक्स असिस्ट किए, 1,08,000, सॉरी टैक्स असेस कितना 1,08,600। इसमें से पहले टीडीएस लेस कर दो, लेस टीडीएस है कितना 50,000, तो ये आ जाएगा एडवांस टैक्स लायबिलिटी। 1,08,000 से 50 लेस करो तो 58,600। फिर उन्होंने एडवांस टैक्स भी पे किए, एक ही बार पे किए, 31 जनवरी को पे किए, 15 मार्च से तो पहले पे कर दिए ना, लेस कर देते एडवांस टैक्स पेड। कितना पे किए ना, 42,000 पे किए। एक बार देख लेते 90% ऑफ 58,600 क्या होता है। अगर 90% पे हो जाता तो बी लगेगा नहीं ना, तो आपका 58,600 इंटू 90% होता है 52,000 इज 52,740, लेकिन इन्होंने इससे कम पे किए ना, तो 234 भी लगेगा।
जस्ट ये वेरीफाई कर लिए। तो ये हो गया आपका एरियर, एरियर एडवांस टैक्स। कितना एरियर हो गया, माइनस कर दो 58,600, लेस कर दो इससे 42,000, तो इसमें आ रहा है 16,600। कितना एरियर एडवांस टैक्स इसमें कितना आएगा, 16,600, राइट। तो ये आपका 234 बी इसमें करोगे, क्योंकि इसमें देखो 52 पे होना चाहिए, 42 पे किए थे, तो देयरफॉर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी, देयरफॉर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी फॉर एरियर एडवांस टैक्स फ्रॉम, कब से, 1/4/2024 टू असेसमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स असेस्ड, देखो दे दिया था ना, कब असेस किए थे, असेसमेंट कंप्यूटेड इतना दे दिया, फाइलिंग रिटर्न तो ड्यू डिले हो गया, डिले फाइलिंग हो गया ना, असेसमेंट डेट बोला नहीं तो ड्यू डेट ही फाइलिंग रिटर्न मान लेंगे। आगे फाइलिंग रिटर्न है, उसमें तो डिले फाइलिंग है, तो टू 31 जुलाई 2024 इक्वल टू बोलो अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स, कितना हो रहा है इसमें, 4 मंथ्स आ रहा है ना, यस, इक्वल टू कितना, 4 मंथ्स, एक तो 16,600 इंटू 1% इंटू 4, क्या हो जाएगा, 16,600 इंटू 4%, 1% इंटू 4 मतलब 4% इज 664, ठीक है, ये हो गया एक आंसर 234 बी। और इसमें करना था 234 ए। नाउ इंटरेस्ट, अब बाद में उन्होंने टैक्स पे किए ना, अब बोलो कितना टैक्स पे किए फिर, ओ 31 जुलाई को ही पे कर दिए उन्होंने, 31 जुलाई को उन्होंने पे कर दिए, कितना, 16,600 पे कर दिए। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए इज नॉट चार्ज्ड एज एरियर एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड, फाइलिंग बाद में किए, पेड ऑन 31 जुलाई 2024 रुपीज 16,600। अगर ये पेमेंट नहीं होता, ठीक है ना, 31 जुलाई देखो पे किए, पेमेंट नहीं होता, इतना ही तो एरियर था, उतना पे हो गया, तो आगे तो ड्यू नहीं है, फाइलिंग डिले किए, ठीक है, लेकिन ड्यू तो और है नहीं, तो ड्यू अमाउंट पे तो इंटरेस्ट चार्ज करते, ठीक है, एरियर एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड इतना, एंड ठीक है, बस तो 234 ए इसमें चार्ज नहीं करेंगे, समझ में आया। तो 234 बी लगा, लेकिन 234 ए नहीं लगेगा, क्योंकि डिले फाइलिंग तो है, लेकिन टोटल टैक्स उनका पे हो गया, अनपेड कुछ रहा नहीं, जुलाई के बाद कुछ अनपेड नहीं, जुलाई के बाद जितना अनपेड आएगा उस पर इंटरेस्ट देंगे, तो जुलाई के बाद अनपेड नहीं है, तो इसलिए कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करोगे। ये था क्वेश्चन 2022 ऑनर्स, राइट। तो 5 मार्क्स में इस तरह क्वेश्चन देता है, तो आप बस इतना, और हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे अपना मैथ से वो देख लेना। तो ये था चैप्टर इंटरेस्ट। नाउ अब आ जाते एक और चैप्टर इनडायरेक्ट टैक्स का। ये डायरेक्ट टैक्स का हो गया 5 मार्क्स, एडवांस टैक्स भी 5 मार्क्स है, तो 10 मार्क्स प्रैक्टिकल इधर से, और आपका असेसमेंट ऑफ फॉर 15 मार्क्स, तो मतलब टोटल हो रहा है आपका 40 में से 15 और 10 मतलब हो गया 25, तो 15 मार्क्स थ्योरी, एक्चुअली कुछ थ्योरी आएगा इसमें भी, 10 मार्क्स तो कम से कम आएगा। और कभी कभी ना टीडीएस देता है, कैसे देता है, जस्ट एडवांस टैक्स से कैलकुलेशन किए ना, ये जो कैलकुलेशन किए, बोल दिया टीडीएस कितना काटेंगे, तो एडवांस टैक्स टोटल टैक्स आ गया है ना, ये जो टोटल टैक्स है
अच्छा सॉरी, ये टोटल टैक्स आएगा। ये इस क्वेश्चन को टीडीएस काटने के लिए बोलेगा कितना टीडीएस काटा जाएगा सैलरी से, सैलरी से। तो आप कैलकुलेशन ऐसे करोगे, सैलरी इनकम से टोटल इनकम जोड़ लोगे, टोटल इनकम उस पर टैक्स फाइन कर लोगे, और टैक्स फाइन करके जो भी टैक्स आएगा, टीडीएस तो बाद में अब कैलकुलेशन करोगे तो टीडीएस एडवांस टैक्स नहीं देखना, ये जो आएगा इसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो मंथली टीडीएस फ्रॉम सैलरी आ जाएगा, ठीक है ना। जस्ट सिंपल टैक्स कैलकुलेशन कर लो, अब मंथली टीडीएस कितना काटना होगा और डिवाइड बाय 12 कर दो, एवरेज मंथली टीडीएस इतना काटा जाएगा, वो लिख देना, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन आपको टैक्स ही फाइन करना होगा, लेकिन हाँ टीडीएस फाइन करना है टीडीएस, तो इसलिए टीडीएस से पहले टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ फाइन कर लोगे, उसको 12 से डिवाइड करोगे, ठीक है। यस, अब आ जाते हैं टीडीएस में कुछ थ्योरी देता है, तो थ्योरी अब मैंने ऑलरेडी लिख के दिए, थ्योरी कौन कौन सा देखना होगा शुरू में, अपना रिवीजन सीट का स्टार्टिंग में है, तो देख लेना। अब आ जाते मेनली इंटरेस्ट इनकम में क्या टीडीएस काटा जाएगा, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम में क्या टीडीएस का रूल है, कितना इनकम होने से टीडीएस नहीं काटना है, कितना होने से काटा जाएगा, इसमें कुछ रूल्स है, वो देख लेना थ्योरी पार्ट, ठीक है ना। अब आ जाते हैं जीएसटी, अब जीएसटी में आ जाते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर अब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स में आ गए, फिर जीएसटी। क्वेश्चन 1 एक कंपोजिट स्कीम है ना, कंपोजिट स्कीम का है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा अच्छा है। क्वेश्चन 2 एक कंपोजिट स्कीम का नहीं है, लेकिन वही मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं तो फिर आगे सेल्स प्राइस फाइंड करोगे, ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए तो करेंगे अभी। क्वेश्चन 3 1 2 कुछ ईयर में नहीं आया, लेकिन हम किसी बुक से लिए। 3 ये तो ईयर का ही क्वेश्चन है, ये सब इजी क्वेश्चन 3 4 5, फिर नेक्स्ट पेज 6 में प्रिंटिंग एरर्स है वो देख लेंगे, 7 8 इतना क्वेश्चन है, जितना आज होगा कर लेंगे और बाकी कल कंप्लीट हो जाएगा, कल इसको कंप्लीट कर देंगे श्योर, ठीक है। और इसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहो, थ्योरी जितना है पढ़ लेना। क्वेश्चन 1 कंपोजिट स्कीम कहते हैं, अगर स्मॉल बिजनेसमैन है जिनका टर्नओवर एक लिमिट बता दिए थे 1.5 करोड़ या 75 लाख है ना, सर्विस के लिए 50 लाख, इससे कम सर्विस होता है, 75 का है, और 7 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट और उत्तराखंड, ये सब जगह के लिए कितना ना 75 लाख, उससे कम टर्नओवर है, तो उन लोगों ने कंपोजिशन स्कीम में कर सकते हैं, तो उन लोगों को रेगुलर स्कीम से हटके कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करना होगा। तो इस केस में उनका ग्रॉस टोटल टर्नओवर, उस पे टोटल एग्जाम्प्टेड गुड्स हो अदर गुड्स हो कुछ भी हो, टोटल टर्नओवर कितना, और टोटल टर्नओवर पे हाँ ऑब्वियसली इंटरेस्टेड होना चाहिए, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें कंपोजिशन स्कीम नहीं आएगा, इंटरेस्टेड सप्लाई होता है तो कंपोजिशन स्कीम नहीं आएगा, इंटरेस्टेड होना चाहिए, तभी आपको कंपोजिशन स्कीम में आपको आप पे कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस करते हो, ई कॉमर्स, तो इस केस में आपको ये सब नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते, आपको जनरल स्कीम में पे कर, नॉर्मल स्कीम में। और इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, जो भी परचेज करंट टैक्स है कि आपका कॉस्ट ही बना जाएगा, सिर्फ टोटल आउटपुट जितना है मतलब सेल्स जितना आया उस पर एक मिनिमम रेट से आपको टैक्स पे कर देना है, ये झमेला कम है, उतना कम सिंपल वैसे कैलकुलेशन करना है, छोटा छोटा बिजनेस को उतना कुछ मतलब फॉर्मेलिटीज उतना कुछ रूल्स नहीं करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिया गया। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग डिटेल्स फर्निश बाय मिस्टर जे रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कंपोजिट स्कीम, फाइंड जीएसटी पेबल, और परचेज किए इनपुट परचेज इनपुट इंटरेस्टेड है ना, सेकेंड भी परचेज इंटरेस्टेड, और फिर गुड्स कैपिटल गुड्स मतलब एसेट्स खरीदे वो भी इंटरेस्टेड है, तो ये सभी इंटरेस्टेड है ना, तो फिर तो कंपोजिशन स्कीम में एप्लीकेबल हो जाएगा। लास्ट में लिख देना अदर सारा कुछ फॉलो किए, क्योंकि 1.5 करोड़ का टर्नओवर ये सब तो कुछ बताया नहीं, मान के चलेंगे टर्नओवर विद इन लिमिट है, सारा रूल्स फॉलो किए, ठीक है, ये मान के चलेंगे। और इन्होंने अप्लाई भी किए कंपोजिशन स्कीम के लिए और अप्रूव्ड हो गया, ये सब मान के चलेंगे नहीं तो फिर कंपोजिशन स्कीम मिलेगा नहीं ना।
अब फिर परचेज किए मटेरियल्स, परचेज इनपुट मटेरियल्स परचेज किए, कैपिटल गुड्स मतलब एसेट्स खरीदे जिस पर डिप्रिसिएबल चार्ज होता है 10%, फिर सन्ड्री एक्सपेंडिचर लगा और प्रॉफिट भी जोड़े, तो सेल्स प्राइस फाइंड करना होगा। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल, या रेट ऑफ जीएसटी बोल दिया ऑन प्रोडक्ट 18% तो नॉर्मल स्कीम में है। सप्लाई में इंट्रास्टेट, ऑब्वियसली विद इन इंट्रास्टेट होने से तो फिर आपका कंपोजिशन स्कीम ही नहीं लाएगा। एंड एज्यूम सीजीएसटी रेट अंडर कंपोजिशन स्कीम कितना 0.5%, एक्चुअली 1% होता है ना ट्रेड मैन्युफैक्चर या ट्रेड, तो उसमें 1%, तो सीजीएसटी 0.5 और एसजीएसटी 0.5 आ गया ना, एक दे दिया 0.5 तो दूसरा भी तो उतना ही हो जाएगा। तो हम लोग को सेल्स फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके बाद कंपोजिशन स्कीम में उसी सेल्स पे, और एक चीज इसमें कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलता है कंपोजिशन स्कीम, तो फाइंड करते लिखो सेल्स टर्नओवर अंडर कंपोजिशन स्कीम। एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग करते, ठीक है ना। कैसे पता चला सर? एक्चुअली गुड्स खरीदे, मटेरियल्स खरीदे थे ना, इनपुट मतलब क्या, मटेरियल्स खरीदे, आगे भी मटेरियल्स, तो मटेरियल्स थोड़ी बेचते। इसके बाद देखो कैपिटल गुड्स परचेज किए, उसमें डिप्रिसिएशन, तो प्रोडक्शन के लिए डिप्रिसिएशन यूज हो रहा है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट आएगा इसमें। फिर आपका सन्ड्री एक्सपेंडिचर पे हो रहे, प्रॉफिट भी है। और एक चीज इसमें आईटीसी क्रेडिट जब नहीं मिलता, वो कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, तो आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स ऐड करके कॉस्ट लिखोगे। देखो परचेज इनपुट, परचेज इनपुट कितना था 4 लाख प्लस 12% ऑफ 4 लाख। क्यों ऐड कर रहे सर 12%? एक्चुअली बोला ना इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, तो परचेज में जो टैक्स पे किए, तो उन्होंने जो टैक्स लिया वो मेरे लिए कॉस्ट है, तो जोड़ लेना। 48,000 ऐड करो, 4,48,000। और यही अगर नॉर्मल स्कीम में होता तो इन आईटीसी मिलता तो कॉस्ट 4 लाख ही लेते। समझ में आ रहा है? 48 मेरा आईटीसी क्रेडिट हो जाता। समझ में आया? यस। सेकेंड परचेज, परचेज ऑफ इन मटेरियल्स विद इन स्टेट है, इंटरस्टेट तभी ना कंपोजिशन स्कीम आएगा। तो इसमें भी 1 लाख का खरीदे प्लस 5% जीएसटी इसमें रेट, 5% ऑफ 1 लाख, मतलब 1,05,000, ये 5,000 ऐड करो, 1,05,000 ये कॉस्ट माना जाएगा। बस 2 मटेरियल्स था, इसके बाद एक्सपेंसेस जोड़ेंगे, तो 4-5 लाख 45,53 है ना। एड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस देखो, एक्सपेंसेस नीचे सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया 1 लाख, लेकिन इससे पहले प्रोडक्शन तो डिप्रिसिएशन भी आएगा, डिप्रिसिएशन भी तो आएगा ना। ओके, तो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%, तो यहाँ भी परचेज कॉस्ट में ना जीएसटी ऐड करेंगे, एसेट्स कॉस्ट आएगा, क्योंकि इसमें क्या बोला ना, कंपोजिशन स्कीम में तो आईटीसी नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली कॉस्ट में जीएसटी ऐड करोगे। 5 लाख प्लस 18%, मतलब 5 लाख प्लस 18% ऑफ 5 लाख जितना आएगा 50,000, 5 लाख था, यस। 5 लाख प्लस 18% ऑफ 5 लाख, इस पर 10% डिप्रिसिएशन, 18,95, मतलब 5,90,000 इंटू 10%, तो 59,000 डिप्रिसिएशन भी जोड़ोगे, प्लस प्रॉफिट भी जोड़ रहे हैं। प्रॉफिट भी अमाउंट दे दिया 1 लाख, और अगर प्रॉफिट में रेट देता तो टोटल कॉस्ट जोड़ लेते, फिर रेट के हिसाब से जोड़ते। प्रॉफिट रेट दे दिया ना, इसमें अमाउंट दे दिया 1 लाख, तो सब जोड़ लो, सेल्स वैल्यू आ जाएगा, सेल्स, ठीक है। और यही अगर नॉर्मल स्कीम होता तो सब में आईटीसी क्रेडिट मिलता, कि डिप्रिसिएशन इससे प्रोडक्शन हो रहा है तो आईटीसी क्रेडिट मिल जाएगा, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और यूज ऑफ बिजनेस तो आईटीसी क्रेडिट मिल जाता। खैर इसमें तो नहीं मिलेगा कोई भी, इवन नॉर्मल परचेस में तो आईटीसी नहीं मिल रहा है कंपोजिशन स्कीम में। अब सब जोड़ो, 5,53,000 प्लस 1,59,000, 2,59,000,
तो सारा जोड़ने से 8,12,000 आया। कितना है? 8,12,000, राइट? यस। अभी जो 8,12,000 आया, ये जो 8,12,000 आया, इस पे हम लोग क्या करेंगे? 8,12,000 इसमें एज पर कंपोजिशन स्कीम जीएसटी चार्ज करेंगे। तो नाउ लिखो, ना जीएसटी अंडर कंपोजिशन स्कीम। मैंने बोले थे मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेड हो रहे, तो इस केस में कितना? 1% जीएसटी लगता है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट में सर्विस में क्या होगा? 5%। लेकिन अगर उसमें लेकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है वो, तो फिर वो नहीं होगा। अदरवाइज कितना? 5%। और अदर सर्विस से तो 6%, राइट? यस। तो इसमें जो जीएसटी अंडर कंपोजिशन स्कीम, तो सीजीएसटी सभी एक ही लाइन 0.5% दिया ना, तो 8,12,000 इंटू 0.5%, ठीक है, इंटू 0.5%, 4060 उतना ही एसजीएसटी हो जाएगा। एसजीएसटी ये भी 8,12,000 इंटू 0.5% या 1% करके हाफ अप कर देना, 4060। बस ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो कंपोजिशन स्कीम का एक क्वेश्चन थोड़ा सा अगर दे ऐसा नहीं दिया, कंपोजिशन स्कीम में सिर्फ बोल दिया इतना इतना सेल्स किए, तो फिर कंपोजिशन स्कीम में बताओ कितना आप जीएसटी पे करोगे। टोटल सेल्स जोड़ लेना, एग्जाम्प्टेड गुड्स हो चाहे अदर मतलब जीरो रेटेड गुड्स हो, या टैक्स रेट डिफरेंट दे दे नॉर्मल स्कीम के हिसाब से 12%, 18%, 28%, बट उसको देखना नहीं होगा। सारा सेल्स एक्सक्लूडिंग टैक्स देख लो, एक्सक्लूडिंग टैक्स टोटल सेल्स देख लो कितना है, और जो भी आएगा उसमें सेल्स है ना, तो आपका 1% हाफ कर दोगे, ठीक है, ये आपका टैक्स हो जाएगा। इसमें कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, ये था क्वेश्चन 1। कंपोजिशन स्कीम पे एक क्वेश्चन हो गया। कंपोजिशन स्कीम में एक दो क्वेश्चन हम अलग से हम देंगे, इस रिवीजन सीट में नहीं है, आया नहीं, लेकिन हमको लगा उस तरह भी क्वेश्चन कुछ करना चाहिए, हम देंगे आपको। मतलब रिवीजन क्लास में आज तो इतना नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत कर लेंगे, थोड़ा बहुत जो बचेगा उसके साथ वो आगे कल और कुछ क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा डाल देंगे। यस, क्वेश्चन नंबर अब 2 में आते। क्वेश्चन 2 या नॉर्मल स्कीम, कंपोजिशन नहीं। फॉलोइंग डिटेल्स परचेज एंड सेल्स अभी दे दिया। मिस्टर ए रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017। परचेज वो भी लास्ट क्वेश्चन जैसा है, परचेज के मटेरियल्स लोकल डीलर, ठीक है, तो ऑब्वियसली सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा। अच्छा, इंक्लूडिंग इंक्लूसिव टैक्स था 5%। नेक्स्ट परचेज ऑफ मटेरियल्स बी, लोकल डीलर से ये भी परचेज किए तो सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, और 12% इंक्लूसिव टैक्स था। फिर परचेज के कैपिटल गुड्स तो डेप्रिसिएशन देखेंगे। अब यहाँ डेप्रिसिएशन में भी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द टैक्सेबल गुड्स, ऑब्वियसली तो इसमें भी ना आईटीसी मिलेगा, फर्दरेंस और बिजनेस में यूज करने के लिए ये एसेट्स खरीद रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेंगे लेकिन आईटीसी मिलेगा। नेक्स्ट फिर बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन रेट 15%, और फिर बोल रहे हैं अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों एक साथ मिला के 80,000 दिए, और प्रॉफिट मार्जिन 10% ऑन कॉस्ट, और टोटल में से ओनली 80% प्रोडक्ट सेल किए विद इन स्टेट, मतलब मतलब इंट्रा स्टेट में बेचे। इंटर स्टेट में सेल्स कुछ है नहीं, इंटर स्टेट में कुछ सेल्स है नहीं, तो इसमें क्या हो रहा है, सारा परचेज देखो विद इन स्टेट था, है ना, मतलब आपका सीजीएसटी एसजीएसटी दो ही चीज आ सकता है, और आईजीएसटी तो आएगा ही नहीं, विद इन स्टेट ही सारा काम हो रहा है ना। सर ये तो कंपोजिशन स्कीम में भी आ सकते थे, कंपोजिशन स्कीम में भी आ सकते थे, हाँ आ सकते थे, लेकिन इसमें नॉर्मल स्कीम में बोल दिए, है ना। ऐसा सर बोला नहीं सर, कंपोजिशन स्कीम का भी तो बोला नहीं, तो थोड़ी बोला है कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई किए, बोला कंपोजिशन स्कीम में आपको स्पेशली रजिस्टर कराना पड़ेगा। इसमें तो नॉर्मल सीजीएसटी में वो एक कर दिए ना, तो फिर वो कंपोजिशन स्कीम के हिसाब से देखना नहीं है, नॉर्मल स्कीम है। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो वही सेल्स टर्नओवर फाइंड करोगे ना, उससे आउटपुट टैक्स आएगा। परचेज इनपुट टैक्स था, लिखो सेल्स प्राइस
अंडर नॉर्मल स्कीम सेल्स प्राइस या सप्लाई है ना, टैक्सेबल टर्नओवर, टैक्सेबल सप्लाई अंडर नॉर्मल स्कीम, मतलब कंपोजिशन स्कीम नहीं। कैलकुलेशन जैसे लास्ट किए ना ऐसे ही करोगे, सेल्स प्राइस के लिए ऐसे। बट एक चीज, इसमें आईटीसी मिलेगा, यहाँ टैक्स जो जीएसटी पे कर रहे थे ना वो कॉस्ट का ही पार्ट हो रहा था, इसमें उससे एक्सक्लूड करके दिखाना होगा। तो लिखो परचेज ऑफ मटेरियल ए, परचेज ऑफ मटेरियल ए कितना परचेज दिया है 1,05,000, बट इसमें इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 5%, तो हम लोग 100/105 हम लोग को कॉस्ट चाहिए ना, 5/105 तो जीएसटी आएगा 5,000, माइनस करोगे 1,00,000। अब 1,05/100 इंटू 100/105 कर लो ना, 1,00,000 आपका कॉस्ट आ जाएगा। तो 5,000 का जीएसटी था। परचेज ऑफ मेटेरियल्स बी, मेटेरियल्स बी कितना का परचेज किया 67,200 इंटू 100 डिवाइड बाय 112, क्योंकि इसमें 12% जीएसटी था। कैलकुलेशन करते 67,200 डिवाइड बाय 112% होता है 60,000, मतलब 7,200 इसमें जीएसटी था, इनपुट जीएसटी, ठीक है ना, वो आईटीसी मिल जाएगा। और कुछ मटेरियल्स है क्या, नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कैपिटल गुड्स का, तो 160 मटेरियल्स कॉस्ट। अब जोड़ लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दे रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 80,000, प्लस ऐड करेंगे डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। अब इसमें भी आईटीसी मिलेगा तो हम कॉस्ट देखेंगे कितना में परचेज किए, बोलो देखो मैं, अच्छा इसमें मुझे कैपिटल गुड्स मतलब एसेट्स खरीदे विद इन स्टेट मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल गुड्स, अच्छा इनको वही टैक्सेबल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो इसीलिए आईटीसी मिलेगा 2,25,000, इसमें इंक्लूसिव है इतना कितना 12%, तो पहले 100% में लेके आते 2,24,000 इंटू 100/112 ये होता है 2,00,000। अब इसमें रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना 15%, तो 30,000, 2,00,000 10% 20, तो 30,000 डिप्रिसिएशन ये ऐड कर लो। एक बार फिर समझाते 2,24,000 इंक्लूडिंग जीएसटी था, तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी करोगे कोई आईटीसी मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है ना बिजनेस में, तो आपको जीएसटी मिलेगा। सर वो भी तो कर रहे थे लेकिन वो तो कंपोजिशन स्कीम, उसमें जीएसटी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा, इसलिए कॉस्ट का ही पार्ट हो गया। क्लियर है, यस। तो अब सबको जोड़ो, तो टोटल कॉस्ट पे 10% प्रॉफिट जोड़ रहे, 160 प्लस 80 प्लस 30 110 270, टोटल कॉस्ट हो गया कितना 270। अब इसमें 10% प्रॉफिट, ऐड प्रॉफिट पहले जोड़ लेते फिर बेचा 70% फाइन कर लेंगे, ऐड, नहीं तो ऐसे कर लो लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना बोलो, कितना परसेंट गुड्स बेचे 80%, तो 20%, तो 2,70,000 इंटू 20% 54,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 2,70,000 माइनस कितना 54,000, ये आपका 2,16,000, कितना है 2,16,000। अब इसमें ऐड कर लेते प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना परसेंट दिया 10% ऑन, क्वेश्चन देखोगे 10% ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट दिया 10% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितना 2,16,000, मतलब 221,600, तो ये हो गया सेल्स विद इन स्टेट, सेल्स विद इन स्टेट, इंटरेस्टेड है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, सेल्स की 80% गुड्स ना, तो
इंटू 2,37,600। यस, सेल्स वैल्यू आ गया। अब हम लोग आउटपुट इनपुट टैक्स फाइंड करेंगे, माइनस कर देंगे, आ जाएगा जीएसटी। ठीक है ना? यस सर। तो करते हैं आप जीएसटी पेबल। ये देने से 10 मार्क्स में देगा। ऐसा क्वेश्चन दे रहे तो समझ लेना 10 मार्क्स में देगा। जीएसटी पेबल बाय जो भी ट्रेडर है, ट्रेडर का नाम लिख लेना। कुछ मिस्टर ए, बाय मिस्टर ए। इसमें इंट्रा विद इन स्टेट हो रहा है तो सिर्फ दो पार्ट है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, आईजीएसटी नहीं। इसमें दो ही है, एक सीजीएसटी और एक आपका एसजीएसटी। आउटपुट टैक्स ऑन सेल्स, है ना? अब बोलो जीएसटी रेट क्या दिया? 18%। तो 18% करके हाफ ऑफ कर देंगे सीजीएसटी एसजीएसटी में। टोटल कितना है? 2,37,600 इंटू 18% इंटू हाफ, है ना? 2,37,600 इंटू 18%, ये हो गया 42,768। ओहो हो, 42,768, ठीक है ना? 42,768 डिवाइड बाय 2, ये हो रहा है आपका 21,384। 21,384, 21,384। एक ही तो सेल्स है, अंडरलाइन। अब सेकंड आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके लिए देखना है। तो देखो, ये परचेज था ए, मटेरियल्स भी इसमें भी था और एसेट्स में भी था, सभी विद इन स्टेट था। तो ऑन परचेज ऑफ मटेरियल ए कितना था बोलो? ये 1,00,000 का 5%, 1,05,000, 1,00,000 मतलब 5,000 ही तो था ना। तो कैलकुलेशन दिखा देना, 1,00,000 इंटू 5% इंटू हाफ, मतलब 1,00,000 5%, 5,000 हाफ करो 2,500। 2,500 ऑन परचेज ऑफ मटेरियल बी, उसमें मटेरियल बी 60,000 था, उसमें 12%, 7,200 था। 60,000 इंटू 12% इंटू हाफ, 7,200 हाफ 3,600। अब ऐसे भी कर सकते थे, ये जो देखो 60,000 67,200, मतलब 7,200 ही तो था टैक्स, 7,200 को हाफ कर दो या 12% करके हाफ कर दो, एक ही बात है। ऑन परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, मतलब जो एसेट्स, ठीक है, उसमें कितना था? ये आया था 2,00,000। 2,00,000 पे 12%, 24,000, है ना? 2,00,000 इंटू 12%, 24 इंटू हाफ, 24 हाफ मतलब 12,000 और 12,000 आईटीसी मिलेगा इसमें भी, इसीलिए। ठीक है, हो गया। ओके, एक बार देख लेते हैं कितना रहा था। 2,24,000 दिया था ना, कितना देख लो, 2,24,000। 2,24,000 पे 15% डेप्रिसिएशन, बट टैक्स तो 12% था ना, 24,000। और 24,000 ये भी विद इन स्टेट था, तो आपका 12 आ गया। यस, ये हो गया आपका टोटल। टोटल क्या है? इनपुट टैक्स 12,3,15, 12,3,15, 17, 18,100, 18,100, ठीक है? इसमें भी 18,100 होगा। यस, अब आउटपुट माइनस इनपुट कर दो, तो थर्ड नेट जीएसटी पेबल इज 1 - 2, ठीक है ना? 21 तो दोनों में पॉजिटिव और सेम अमाउंट आएगा, तो 21,384 इससे माइनस कर दो कितना? 18,100, तो बैलेंस आया 3,284। 3,284, तो ये आपका जीएसटी पेबल। नेगेटिव होता तो फिर क्रेडिट फिर किसी और में एडजस्ट करते, बट यहाँ तो सभी पॉजिटिव है, नो एडजस्टमेंट, बस इतना ही जीएसटी पे करना है इनको। ओके,
ये था कंपोजिशन स्कीम नहीं, बट इसमें डिप्रिसिएशन सब कुछ दे रहा था, और इसमें डिप्रिसिएशन आईटीसी मिलेगा तो फिर डिप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट देखोगे, सॉरी टैक्स माइनस करके कॉस्ट देखोगे, उस पर डिप्रिसिएशन करोगे। आईटीसी नहीं मिलेगा तो जीएसटी ऐड करके, इनपुट टैक्स जो था उसमें वो जीएसटी ऐड करके कॉस्ट आएगा, उस पर डिप्रिसिएशन करोगे। ये रूल्स है। जहाँ आईटीसी मिल रहा है तो कॉस्ट नहीं माना जाएगा, वो माइनस करके जो ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट्स का उस पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करोगे। और अगर आपका आईटीसी नहीं मिल रहा है तो आपका कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा टैक्स, उसको ऐड करके डिप्रिसिएशन, जैसे कंपोजिशन में वो ऐड करके किए थे, लेकिन यहाँ आईटीसी मिल रहा है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए है तो आईटीसी मिलेगा। ओके, यस सर। अगर अपना ऑफिस में यूज करने के लिए, आई एम द फाइनल यूजर, तो इसमें आईटीसी नहीं मिलेगा। कार खरीदे ऑफिस में यूज करने के लिए, यूज तो करेंगे लेकिन आई एम द फाइनल कंज्यूमर, तो आप उनको क्यों मिलेगा आईटीसी? मिलेगा नहीं। लेकिन इससे प्रोडक्शन कर रहे बेचने, प्रोडक्शन गुड्स बेचने के लिए तो हमको आईटीसी मिलेगा। तो इसलिए कैपिटल गुड्स पे आईटीसी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, राइट? यस सर। नाउ आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ मशीन खरीदे, कंप्यूटर खरीदे, प्रोडक्शन में थोड़ी लग रहा है, ठीक है ना, वो आपका आईटीसी नहीं मिलेगा। फर्दर एंड ऑफ बिजनेस है, ठीक है, नहीं मिलेगा। एसी एटसेट्रा खरीदे, आई एम द कंज्यूमर, फाइनल यूजर, एंड यूजर, है ना, ओके। बट वो प्रोडक्शन प्रोसेस में लग रहा है तो फिर इसमें आईटीसी मिलेगा। यस, ये रूल्स है। आगे बढ़े। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2 हो गया, अब क्वेश्चन 3। थ्री में ए बी, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2023 है आपका। अच्छा, इधर ही कर ले, इधर थोड़ा धीरे धीरे चल। 2020 ऑनर्स, ऑनर्स या जनरल? हाँ, ऑनर्स। क्वेश्चन 3 2020, ए बी करके दो क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट ए पार्ट क्या दिया है ना, ए डीलर सेल्स डिटर्जेंट अलोंग विद बकेट। तो जो बकेट है ना, ये सेकेंडरी हो गया, मतलब ऑक्सिलरी गुड्स। मेन मतलब आपका प्रिंसिपल गुड्स हो गया आपका डिटर्जेंट पाउडर। बोलो 10 केजी 20 केजी का तो बकेट के अंदर ही देता है ना, तो बकेट फ्री में वो दे रहे हैं। तो आपका मिक्स सप्लाई या कंपोजिट सप्लाई, मैंने तो बोले थे कंपोजिट सप्लाई मतलब है उसमें एक प्रिंसिपल गुड्स है और बाकी ऑक्सिलरी आइटम्स है। मतलब एक मेन जिसको मेरा इंटेंशन है बेचना और बाकी साथ में कुछ बेच देते, तो इसमें हो गया प्रिंसिपल सप्लाई एक और बाकी सारा प्रिंसिपल नहीं है। तो इस केस में उसको उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट सप्लाई। और उसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई उसका जो जीएसटी रेट, उसी से जीएसटी टोटल और वन पैकेज प्राइस में पे सेल करते, और उस पर जो जीएसटी लगेगा वो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट अप्लाई करोगे। और मिक्स सप्लाई क्या बोले थे, मिक्स सप्लाई में एक्चुअली गुड्स बहुत सारे एक साथ बंडल करके एक पैकेज में बेच रहे हैं, लेकिन उसमें सब अलग अलग प्रिंसिपल सप्लाई, सभी प्रिंसिपल सप्लाई है, ठीक है ना। तो अगर सब प्रिंसिपल सप्लाई है तो इस केस में जो हाईएस्ट रेट, जिस सप्लाई का हाईएस्ट रेट है ना, उसी से पूरा बंडल पूरा पैकेज का जो प्राइस उसमें जीएसटी अप्लाई होगा। और मिक्स और प्रिंसिपल, मिक्स और कंपोजिट सप्लाई, इससे क्वेश्चन भी देता है, इससे प्रैक्टिकल भी दे सकता है और आपको इससे थ्योरी भी दे सकता है। ओके, थ्योरी विद एग्जांपल पूछ लेगा। तो इट इज ए कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि बकेट इस इनका बेचना मेन ये नहीं है इंटेंशन। हम बकेट भी सेपरेटली बेचता है, लेकिन कोई बोलो जो डिटर्जेंट शॉप हो गया बकेट बेचता है, बकेट किसी यूटेंसिल शॉप में मिलेगा। तो इनके लिए एक प्रिंसिपल सप्लाई के डिटर्जेंट शॉप के लिए डिटर्जेंट शॉप कॉस्मेटिक्स ये दर में देना। लेकिन आप एक स्वीट शॉप में गए या एक शॉप में गए, आपको बोले बर्थडे गिफ्ट के लिए आप कुछ स्वीट्स, कुछ चॉकलेट्स, कुछ एक छोटा सा कुछ रिस्ट वॉच, ये सब एक पैकेट करके डिफरेंट गिफ्ट एक बॉक्स पैक करके दीजिए। अब उसमें जिस सब तो प्रिंसिपल सप्लाई है ना, उसमें जो हाईएस्ट रेट है जीएसटी, उसी को पूरा पैकेज का बॉक्स का जो दाम है उस पर रेट लगा देंगे, हो गया मिक्स सप्लाई। क्लियर? तो इस ये क्या है, तो लिखोगे dealer sold detergent with bucket, so it is here detergent is principal supply and bucket is auxiliary supply. So
Yeah, bracket is not principal supply, so it is a composite supply. And interest, sorry, GST is calculated on rate of GST of composite principal supply. तो मतलब डिटर्जेंट, ठीक है, तो लिखोगे फिर जीएसटी कैलकुलेशन करोगे। तो लिखो सेल ऑफ डिटर्जेंट with bucket is an example of composite supply. कंपोजिट स्कीम अलग होता है, कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिशन स्कीम मतलब वो स्मॉल ट्रेडर के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन की, और सप्लाई कंपोजिट सप्लाई एज detergent is principal supply, as detergent is principal supply and bucket is secondary or auxiliary. Supply, yeah, secondary supply, okay, yeah, not a principal supply. Now rate of GST is applied, apply करोगे applied एट द रेट ऑफ, देखो तो प्रिंसिपल सप्लाई मतलब ये आपका डिटर्जेंट का क्या रेट है, डिटर्जेंट का रेट पढ़ो। ये दे रहा था क्वेश्चन में, डिटर्जेंट में है 9%, CGST SGST इज 9% और बकेट में 14%, तो बकेट का देखना ही नहीं इसमें, तो मतलब अप्लाई इज 18% ब्रैकेट में रेट ऑफ डिटर्जेंट ऑन टोटल प्राइस, टोटल सप्लाई, ठीक है। तो सप्लाई कितना करता है, 1,20,000 टैक्सेबल सप्लाई, देयरफॉर GST लिखते CGST इक्वल टू SGST इक्वल टू, तो हाफ कर दो 9%, 1,20,000 इंटू 9%, ठीक है। 1,20,000 9% कितना होता है, 1,20,000 12 108 10,800 इच, मतलब CGST भी 10,800, यस CGST भी 10,800 और SGST भी 10,800 आएगा इस केस में। तो एक सिंपल कंपोजिट या मिक्स सप्लाई वो दे देगा, ठीक है ना। कंपोजिट सप्लाई के दो तीन एग्जांपल मैंने कराए थे क्लास में। जैसे कोई बेच रहे आपको कार बेचे, तो कार का जो कार के लिए कुछ सेफ्टी खरीदना होता है, इंश्योरेंस, फिर सर्विस, है ना, ये सब इंक्लूड करके तो एक लेना होता है, तो सब भी इंक्लूड कर दिए। या आप AC खरीदे, AC आपका घर में इंस्टॉलेशन करना, इसके बाद आगे 3 साल का सर्विस वारंटी, तो सर्विस भी दे रहे हैं, सब कुछ इंक्लूड करके आपका घर में इंस्टॉलेशन भी दे रहे हैं, तो ये सब चार्जेस ऐड करके तो AC का एक प्राइस, सिंगल प्राइस। क्या उनका मेन काम क्या है, AC बेचना है, AC बेचना, साथ में सर्विस आपको दिया जा रहा है। तो ये आपका क्या मेन सप्लाई कंपोजिट, तो ये आपका प्रिंसिपल सप्लाई हो गया AC, बाकी सर्विस उसके साथ अटैच हो रहे हैं। ओनली सर्विस आपको थोड़ी बेचता है, ठीक है ना, यस। तो इसलिए इसको प्रिंसिपल सप्लाई बोलोगे। इसमें AC का ही जो रेट ऑफ GST वो अप्लाई करोगे। और अगर आपको मतलब ऐसे और भी एग्जाम्पल है, आपको टूर लेके जा रहे हैं, उसमें फेयर चार्जेस प्लस होटल में स्टे करना प्लस रेस्टोरेंट सब एक साथ पैकेज कर रहे हैं, तो उसको भी बोल सकते हो टूर इज द मेन, है ना। बट उसमें मिक्स सप्लाई भी हो सकता है, मिक्स सप्लाई भी हो सकता है, अलग अलग, ओके। लेकिन टूर को भी कंपोजिट सप्लाई करोगे, मेन टूर, उसके साथ साथ कुछ अटैच हो रहा है, आपका सर्विस अटैच कर रहे हैं, राइट। टूर नहीं है तो फिर आप ट्रैवल कैसे करोगे, ठीक है ना। ट्रैवल का जो टूर का चार्जेस है, ट्रैवल का वो चार्जेस, उसमें स्टे करना एटसेट्रा ऐड कर लेते हो।
यस, आगे बढ़ते भाई। क्वेश्चन नंबर इसका बी है। ए पार्ट था, बी पार्ट। बी दे रहे हैं, मिस्टर पी रजिस्टर्ड डीलर सप्लाई द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। और इसमें ना डेट सब थोड़ा पुराना डेटेड है, कोई बात नहीं। आप लोग आज आपका क्वेश्चन में रिसेंट डेट रहेगा, असेसमेंट ईयर के हिसाब से प्रीवियस ईयर 23-24 का रहेगा। आईटीसी बैलेंस है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी है, और इसमें आउटपुट जीएसटी भी दे दिया सबका। और अच्छा, इनपुट आउटपुट दोनों दे दिया है, तो माइनस कर दो, नेट जीएसटी आ जाएगा ना बस। अच्छा, 5 मार्क्स में दिया होगा ये दो क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो लिखो जीएसटी पेएबल बाय मिस्टर पी, जीएसटी पेएबल बाय मिस्टर पी। और इसमें तीनों है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, 3 कॉलम कर लो। पहले आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी। नाउ इसमें देखो आउटपुट जीएसटी, ये सारा दे दिया है, तो ऑब्वियसली 5 मार्क्स से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये दोनों मिला के 5 मार्क्स हो सकता है। हाँ, ये में क्या है, एक ही तो कैलकुलेशन की है, सिर्फ एक कैलकुलेशन की, इसके लिए 5 मार्क्स थोड़ी देगा, दोनों मिला के 5 मार्क्स हो सकता है। लिखो आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी 1 गिवन। कितना दे रहे आउटपुट बाद में दिया है। आईजीएसटी में 81 और सीजीएसटी 60, एसजीएसटी 60। सेकेंड आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस 3,20,000, आईजीएसटी में 320, सीजीएसटी में 30, एसजीएसटी में भी 30। तो इसमें 30 पॉजिटिव रह गया सीजीएसटी, एसजीएसटी में 30 पॉजिटिव, बट यह नेगेटिव हो गया। 180 माइनस 320 नेगेटिव आ गया, 320 माइनस 180, तो मतलब 140 आईटीसी अभी भी बैलेंस रह गया 1,40,000। तो इस ये जो आईटीसी क्रेडिट है ना आईजीएसटी का, ये हम लोग एडजस्ट करेंगे किसके साथ, पहले सीजीएसटी में करेंगे, फिर एसजीएसटी में करेंगे एडजस्टमेंट। देखो आईटीसी क्रेडिट, आईटीसी क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी विथ एडजस्टमेंट लिखोगे, एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी विथ सीजीएसटी। फर्स्ट ऑलवेज सीजीएसटी में करोगे, सीजीएसटी के बाद कुछ सरप्लस बचेगा तो एसजीएसटी में। कितना, 30,000। इधर से माइनस, इधर 30 ऐड कर लेते, नेगेटिव था ना तो नेगेटिव कम हो जाएगा। तो देखो 140 से 30 अभी भी 110 है, तो पूरा एसजीएसटी में भी हो जाएगा। बट लिखोगे एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी विथ, अब सीजीएसटी में करो, सॉरी एसजीएसटी, एसजीएसटी में 30 पूरा हो जाएगा, 30 इधर माइनस कर देते, 30 इधर जोड़ लेते, तो ये दोनों नील हो गया। मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी कुछ नहीं पे करना है, बट यहाँ भी क्रेडिट रह गया ना। 140 से 60 माइनस कर दो, 60 माइनस करने से अभी भी रहता, अरे 140 से माइनस कर देते 60, कितना हो गया 80,000 नेगेटिव है ना। तो क्रेडिट आईटीसी क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड, आईटीसी क्रेडिट, आईटीसी क्रेडिट ना, आईटीसी तो क्रेडिट ही हो, आईटीसी कैरी फॉरवर्ड, आईटीसी क्रेडिट बराबर, आईटीसी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ही है ना। आईटीसी ऑफ आईजीएसटी विथ सीजीएसटी, आईटीसी ऑफ आईजीएसटी कैरी फॉरवर्ड, बस। और बाकी दोनों में 0 हो गया, और जो आईजीएसटी में क्रेडिट बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, नेक्स्ट क्वार्टर या व्हाटएवर, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ 4-5 दोनों कर लेते, 20 जनरल का है, और फिर एक और क्लास देंगे, तो अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6, 7 है, 8 है, बट हम कुछ बोले ना इसमें कुछ और क्वेश्चन हम कराएंगे कुछ क्वेश्चन और, ठीक है।
यस, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 2020 जनरल, और क्वेश्चन 5 भी 2020 जनरल, तो दोनों क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 4, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट जीएसटी पेबल फॉर द मंथ ऑफ जून 21। ठीक है, इंफॉर्मेशन है कि जीएसटी, अरे एक ही जैसा क्वेश्चन से अभी जो किए ना, ये क्वेश्चन ये बी पार्ट किए ना, ये जो बी किए, ये जो बी किए ना, यही क्वेश्चन है। सॉरी, इसमें दे रहा है आउटपुट आईटीसी, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दिया, फिर आउटपुट टैक्स दे दिया, तो आउटपुट माइनस इनपुट कर दोगे। इजी है क्वेश्चन 4। जीएसटी पेबल बाय कौन, कुछ नहीं बताया, जो भी फॉर द मंथ ऑफ जून, फॉर जून 2021 इस क्वेश्चन में है, लेकिन हम लोग का 23 24 इसमें कुछ भी डेट दे देगा। 3 सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। 1 इज आउटपुट, आउटपुट टैक्स। अब देखो आउटपुट टैक्स कितना दिया, इसमें 145, ठीक है, सीजीएसटी में 140 और एसजीएसटी में 150। ये कैसे हो सकता है? ये तो अलग कैसे हो सकता है बोलो? अगर आउटपुट टैक्स से कैलकुलेशन सीजीएसटी एसजीएसटी तो एक ही आएगा, कुछ बैलेंस थोड़ी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, आउटपुट टैक्स का बैलेंस थोड़ी कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, इनपुट टैक्स का बैलेंस आईटीसी का कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। बट क्वेश्चन दिया तो क्या करोगे, आपको वही करना पड़ेगा। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी बैलेंस कितना दे रहा था, आईजीएसटी में 180 तो नेगेटिव आ रहा है इसमें, सीजीएसटी में कितना 120, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा 20, और इसमें 120। ये भी क्या अजीब क्वेश्चन लोग ये करता है। आईजीएसटी में हम कुछ नहीं बोल सकते, उसमें तो डिविजन नहीं होता है। बट सीजीएसटी एसजीएसटी अगर अच्छा ये बैलेंस दे रहा था ना, वो भी बैलेंस नहीं बोला, सिर्फ आईटीसी कि लास्ट से कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे, तो हो सकता है जैसे यहाँ कैरी फॉरवर्ड सिर्फ एक में है, उसमें नहीं है ना। बट क्वेश्चन में जो है वही करोगे ना। थर्ड, जीएसटी पेबल 1 - 2, नेट जीएसटी भी लिख सकते, तो नेगेटिव हो रहा है कितना 35, तो क्रेडिट है आईजीएसटी, इसमें 20 है और इसमें 25 है ना। अब ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी वो एडजस्ट करोगे। फर्स्ट क्या किए थे, पहले अलॉयज सीजीएसटी करोगे ना, एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी ऑफ आईजीएसटी विथ सीजीएसटी। बोलो सीजीएसटी में 20,000 ये पूरा कर लेंगे और इस 20,000 इधर जोड़ लेंगे, तो 15 अभी भी बचा, लेकिन यहाँ 25 पूरा नहीं हो रहे, तो 15 नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी ऑफ आईजीएसटी विथ एसजीएसटी, तो कितना बचा 15 ही तो ओनली, तो ये 15 इधर कर पाएंगे। बट पूरा आईजीएसटी एडजस्ट हो गया, ये नील हो जाएगा, ये भी नील हो जाएगा, लेकिन 25 - 15 तो 10,000 नेट जीएसटी पेबल पॉजिटिव है, तो जीएसटी पेबल ये आंसर हो गया। सिर्फ सीजीएसटी पे करना है। सीजीएसटी कितना पे करना होगा, 10,000 पे करना होगा। यस, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5, ये भी सब 5 मार्क्स में दिया होगा ये सब क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी और जनरल में ही दिया था। क्वेश्चन 5 2020 जनरल, पहले किए थे ऑनर्स का, अब ये जनरल का, ठीक है। अब इसमें क्या दे रहे हैं, इसमें एक सेल है दे दिया और एक परचेज दिया है, और भी मुंबई में, तो सेल्स पे आउटपुट जीएसटी और परचेज पे इनपुट जीएसटी, कैलकुलेट जीएसटी पेबल। इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी तो अभी नहीं देगा भाई, ठीक है, इतना इजी नहीं देगा, बट क्या दिया था तो एक बार कर लेते।
लिखो जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल बाय मिस्टर एक्स, बाय मिस्टर एक्स। क्वेश्चन है 2020 जनरल। विद इन मुंबई हो रहे हैं, मुंबई का बिजनेसमैन डीलर और मुंबई में ही कर रहे हैं, तो आपका यही आएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी, राइट। पढ़ो क्या दिया, रजिस्टर्ड डीलर ऑफ मुंबई परचेज गुड्स फ्रॉम डीलर ऑफ मुंबई, तो विद इन स्टेट है ना, इंटरेस्टेड, और इसमें परचेज कितना किए थे, परचेज किए थे 2,50,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो इस पे सिंपल रेट अप्लाई कर देंगे, और जीएसटी रेट 18% दिया, तो 18% ऑफ 2,50,000 आधा आधा कर देंगे, तो इनपुट जीएसटी हो जाएगा। फिर उसको बेचे विद इन मुंबई, तो आउटपुट जीएसटी 1 लिखो, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी ऑन सेल्स, और सेल्स जो दे रहा था विद इन मुंबई बेचे, तो हम लोग हप अप कर देंगे ना, इसलिए सेल्स जो दे रहा था 4,42,500 इंक्लूडिंग जीएसटी बोला, तो कैलकुलेशन करते 4,42,500 और जीएसटी रेट था 18%, तो 18/118 करोगे, जीएसटी आएगा, हम लोग को जीएसटी चाहिए ना, और इसको फिर हाफ कर दोगे, ठीक है। तो 4,42,500 कितना, 4,42,500 डिवाइड बाई 118 इंटू 18, ये होता है 67,500 डिवाइड बाई 2, तो 33,750 हाफ, क्योंकि सीजीएसटी में आधा और एसजीएसटी में आधा आ गया, ठीक है, 33,750। नेक्स्ट, अब इससे क्या लेस करोगे, ये आपका आउटपुट हो गया, आउटपुट से इनपुट लेस करोगे, ठीक है ना। अब लेस करो सेकंड लिखो, इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी ऑन परचेज, और परचेज में एक्सक्लूडिंग जीएसटी दिया था, तो रेट बाय 100 कितना का था, 250 परचेज दिया है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी था, तो रेट 18% करोगे डायरेक्ट इंटू हाफ, ठीक है ना, 250 इंटू 18%, 2,50,000 इंटू 18% हुए 45,000 डिवाइड बाई 22,500, कितना हो रहा है, 22,500, इसमें भी 22,500, अब माइनस कर दो, तो जीएसटी पेएबल थर्ड, जीएसटी पेएबल इज 1 - 2, मतलब आउटपुट माइनस इनपुट, तो 33,750 लेस कर दो, 11,250, ये भी 11,250, ये आ जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल बाय मिस्टर एक्स। तो ये क्वेश्चन 2020 जनरल में आया था, और इससे पहले जो किए ये भी जनरल में आया था, और इससे पहले जो किए थे ऑनर्स में आया था 2020, ठीक है ना। तो आज का क्लास इतना, हम लोग आज इंटरेस्ट डायरेक्ट टैक्स से किए, इंटरेस्ट सेक्शन 234 एबीसी, और इनडायरेक्ट टैक्स से जीएसटी स्टार्ट कर दिए, जीएसटी का और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो हो जाएगा हम लोग का ये चैप्टर, कल कंप्लीट कर देंगे जीएसटी, कुछ एक्स्ट्रा जो भी 2-3 क्वेश्चन ऐड करना हो हम उसमें ऐड करके ही दे देंगे, कल ये कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आगे और क्या बचेगा, एक और क्लास देंगे जिस का जो इंडिविजुअल्स का था ना, बस वो हम थोड़ा बहुत समझा देंगे, और हो सके हम वो बस इंडिविजुअली करना है, वो करने से हो जाएगा। बाकी थ्योरी आप लोग एक बार पढ़ लेना, जितना दिए, कुछ चैप्टर का थ्योरी आपको नहीं मिल रहा है तो बोलोगे, हम कोशिश